नमस्कार दोस्तों, बिहार अनलॉक के हमारे एपिसोड नंबर 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को बताते चले कि हमारे इस एपिसोड नंबर 11 में आज हम लोग कुछ ऐसी अनकही कहानियों के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार जो है अपनी पराकाष्ठा पर था। और बिहार क्षेत्र ऐसा एरिया था जो भारत के उन गिने चुने राज्यों में या एरिया में आता था जिसने भारत में असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले ही अपने राज्य में असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो बिहार अनलॉक के हमारे सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे असहयोग आंदोलन या जिसको हम लोग कहते हैं नन कॉपरेशन मूवमेंट, ये कैसे जो है एक मील का पत्थर साबित होता है। और साथ ही एक ऐसा दौर जो 1920 से 1922 के बीच का था, इस 2 सालों ने बिहार को वो कुछ दिया और बिहार के लोगों ने वो सीखा जो आगे जाकर के एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय जो नेशनलिज्म है उसकी नींव की, उसकी बुनियादी ढांचों के लिए एक मजबूती प्रदान की। आपको बताते चलें कि असहयोग का प्रारंभ अगर हम बात करते हैं तो बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से अगस्त 1920 में ही होता है। आपको बताते चलें कि भारत में असहयोग का प्रस्ताव कलकत्ता के अधिवेशन या कलकत्ता का जो सेशन था सितंबर 1920 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लेकिन आप सोचिए कि हमारा बिहार इससे पहले ही यानी कि अगस्त 1920 में ही 12वां प्रांतीय सम्मेलन था, 12th बिहार प्रोविंशियल कमेटी था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर असहयोग के प्रस्ताव पर बल दिया गया और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भागलपुर में सेशन हुआ था। यह क्वेश्चन एईडीओ में अभी हाल में पूछा भी गया था। देन उसके बाद सितंबर 1920 का स्पेशल सेशन था, क्योंकि नॉर्मली कांग्रेस का सेशन जो था दिसंबर के महीने में होता है। तो इस नागपुर के अधिवेशन में श्री विजय राघवाचारी, जो कि सीआर दास द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को पूरी तरीके से स्वीकृति मिल जाती है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं इसमें तो कुछ मार्गदर्शक नेता जो बिहार में असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे थे, उसमें सबसे प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने क्या किया। आप देखिए, असहयोग मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं नन कोऑपरेशन। ये क्या होता है नन कोऑपरेशन? तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारतवर्ष में कुछ मुट्ठी भर लोग जो है हमारे भारतवर्ष को चला रहे थे। अंग्रेज क्या थे, नंबर में कम ही थे। भारत में क्या था, नंबर ज्यादा था, जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर लोग भारत को चला रहे थे। और स्वाभाविक सी बात है कि मुट्ठी भर लोग जब भारत को चला रहे थे और तो हमारा ये मानना था, ऑब्वियस सी बात है, जो सच्चाई भी है, कि बिना हमारे सपोर्ट के हमारे देश को नहीं चला पाएंगे। तो इसमें बेसिकली मुद्दा ये था कि हम जो है अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग प्रदान नहीं करेंगे और यही आगे जाकर के आंदोलन कहलाता है नन कॉपरेशन मूवमेंट, या जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ा, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आगे जाकर के जब हम लोगों ने, समझिएगा ध्यान से, क्या राष्ट्रीय महाविद्यालय बताएंगे, जब हम लोगों ने उनके स्कूल में जाना छोड़ दिया, उनके कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, उनके न्यायालय, उनके सिस्टम को पूरी तरीके से बहिष्कार किया, तो अपना खुद का सिस्टम ही बनाना है। तो उसी प्रकार से जो राष्ट्रीय महाविद्यालय बना था उसके ये आचार्य, प्रिंसिपल के रूप में भी कार्यरत थे। ब्रजकिशोर प्रसाद भागलपुर में असहयोग आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक थे और बिहार विद्यापीठ के, अगर हम कह सकते हैं, उपकुलपति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उपकुलपति के रूप में जाने जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वाइस चांसलर। इसके अलावा मजरूल हक सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए जाने जाते हैं और बिहार विद्यापीठ के चांसलर के रूप में, या जिसको हम कहते हैं कुलाधिपति के रूप में जाने जाते हैं। वहीं प्रमुख क्षेत्रीय चेहरे अनुग्ना नारायण सिन्हा वकालत छोड़ दी, शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर से नेतृत्व, मोहम्मद सफी दाऊदी चुनाव के नाम जो है इन्होंने वापस ले लिया। अब देखिए, होता क्या था कि उस दौर की बात जब हम करते हैं तो उस दौर में 2 पहलू में हम इसको बांट के रखते हैं। पहला था ब्रिटिश बहिष्कार, दूसरा था स्वदेशी निर्माण। यानी कि ब्रिटिश उपाधि और पद जो है हम लोगों ने वापस किया, जिसमें सबसे आगे थे महेंद्र प्रसाद बिहार से, जिन्होंने राय साहब की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा उनको मिली गई थी, अंग्रेजों के द्वारा जो टाइटल मिला था, इन्होंने इसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। और मजिस्ट्रेट का जो इनका, समझिए, डीएम मजिस्ट्रेट, समझ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप समझ रहे हैं, आज के डेट में किसी को कुर्सी मिल जाता है तो छोड़ता नहीं, मजिस्ट्रेट के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
इसके अलावा जो जुडिशियल है, ब्रिटिश अदालतें हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनूप नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, इन लोगों ने क्या कर दिया, तो वकालत का पेशा छोड़ करके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। वहीं एजुकेशन में सरकारी स्कूल हम नहीं जाने लगे, हम लोगों ने अपना नेशनल यूनिवर्सिटी बनाया और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और यहां पे हम स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा दिए। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने जो विदेशी कपड़े हैं, इस विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और महिलाओं द्वारा चरखा चलाने और खादी पहनने के अभियान में अभूतपूर्व भागीदारी जो है हमको यहाँ पे देखने को नजर आती है। इतना ही नहीं, भविष्य की नींव यानी कि संस्थाओं का निर्माण, जैसे कि बिहार विद्यापीठ स्थापना कब होती है, तो 6 फरवरी 1921। स्थान क्या था, तो राष्ट्रीय महाविद्यालय प्रशांत, गांधी जी द्वारा उद्घाटन। उद्देश्य क्या था, तो स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार। वहीं सदाकत आश्रम, जिसकी स्थापना मजरुल हक के द्वारा की गई। हालांकि इसके लिए जमीन कभी आपसे पूछ ले कि किसके द्वारा दिया गया था, तो इसके लिए जमीन जो दिया गया था, खैरू मियां के द्वारा प्रदान जो है जमीन किया गया था। इस चीज को दिमाग में रखना है। स्थान दीघा के पास मित्र खैरू मीरा द्वारा जमीन जो है प्रदान किया गया। बिहार में स्वतंत्रता सेनानियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में यह जाना जाता है। आगे जाकर के यहीं पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जन आंदोलन की शक्ति, जहां पे शराबबंदी यानी कि बिहार के शाहाबाद का क्षेत्र से शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं नशाबंदी आंदोलन। शाहाबाद के क्षेत्र से शुरू हुआ नशाबंदी आंदोलन भी शुरू होता है और नवंबर 1920 में शाहाबाद से शुरुआत। ताड़ी और शराब की दुकानों पर भारी धरना प्रदर्शन और इसका सीधा प्रभाव ब्रिटिश सरकार के राजस्व में भारी गिरावट के रूप में देखने को नजर आया। वहीं आर्थिक विरोध यानी कि विदेशी कपड़ों का पूर्ण रूप से बहिष्कार। महिलाओं ने चरखा चलाने और खादी के प्रचार प्रसार में सबसे अग्रणी और सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं एकजुटता की बात करते हैं तो शौकत अली और मोहम्मद अली, जो अली बंधु हैं, इनके द्वारा असहयोग और खिलाफत आंदोलन का समागम किया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता भी हमें बहुत बेहतर जो है इस आंदोलन के दौरान जो है नजर आती है। इतना ही नहीं, इस आंदोलन में जब हम देखते हैं तो विद्रोह के नए स्वर यानी कि द मदरलैंड अखबार, जो कि माउथपीस था हिंदू मुस्लिम एकता का, गांधीवादी विचारों का और राष्ट्रीय भावना का तीव्र प्रचार प्रसार करना और समाज में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती प्रदान करना, इस अखबार की अहम पहल थी। इसी बीच में हम कहते हैं इमारत सरिया, जिसके मौलाना सज्जाद जिसके स्थापन थे, स्थान था फुलवारी शरीफ। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इमारत सरिया जिसके संस्थापक थे मौलाना सज्जाद। ब्रिटिश सरकार से पूर्ण असहयोग के लिए एक समानांतर और स्वतंत्र स्थगित ढांचे का निर्माण किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक घटना होती है 22 दिसंबर 1921 को, जहां पे प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन था, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। पूरे शहर और सड़कों पर पूर्ण सन्नाटा छा गया। काले कपड़े उनको दिखाए गए और उनके स्वागत का पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया। यह ऐतिहासिक दिन था जिस दिन बिहार की जनता जो है अपनी शक्ति, विरोध प्रदर्शन और काले झंडे, काले कपड़े उनको दिखाए गए। यह आंदोलन बड़े समझिए कि बढ़िया से चल रहा था, लेकिन एक अड़चन आन पड़ती है। कब, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक इंसिडेंट होता है, जहां पे जो पुलिसकर्मी, जो अंग्रेज अधिकारी हैं, जब प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे थे प्रोटेस्टर, तो उनके ऊपर कुछ कमेंट कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इस थाने को ही जला देते हैं पुलिस अधिकारियों के साथ, जिसके कारण यहाँ पे हिंसा भड़क रखी और अल्टीमेटली 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग को वापस करने की घोषणा की गई और राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान पर बिहार में भी सभी असहयोग गतिविधियों को औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से समाप्त कर दिया गया। तो एक ऐसा आंदोलन जिसने आने वाले वक्त में एक जबरदस्त नींव रखी और इस नींव ने आने वाले वक्त में भारत में, या यूं कहा जाए कि चेतना का विरासत किया। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफी मदद मिला यहाँ से। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भी एक पृष्ठभूमि तैयार की और आंदोलन रुका पर जनता जाग चुकी थी। जनता को पता चल चुका था क्या होता है असहयोग, क्या होता है हमारी ताकत और क्या होता है एकता में शक्ति। और कुछ इसी प्रकार से चीजें आगे चलती रही और कुछ आगे हम लोग इसके आगे जो है अगले एपिसोड में देखेंगे। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे एमसीक्यू बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसका नाम है सारथी बैच, मैं आपको हमेशा बताता हूं, आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, कहीं पे भी पढ़ते हो, आपके बकेट लिस्ट में यानी कि आपके पास ये हमारा सारथी बैच होना ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा और रिवीजन मिलेगा। और इस बैच में हमको आप लोग को निर्णायक टेस्ट सीरीज भी प्रदान करते हैं। 5000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे आपको मिलता है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और टॉपिक वाइज कवरेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या कि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है और मिस्टेक रिपीट नहीं होते हैं। साथ ही साथ हर दिन 20 से 50 एमसीक्यू सॉल्व आपको कराया जाता है।
सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स मैगजीन इंक्लूड है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा स्कोर एनालिसिस, एक्यूरेसी, जो वीक आपका टॉपिक एरिया है, उन सारे पहलुओं को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो आपके लिए बेहतर किया जा रहा है। साथ ही साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, इन सारे के सारे सब्जेक्टों की बात जब हम करते हैं तो इन सारे के सारे सब्जेक्टों का आपको एमसीक्यू के माध्यम से कवर अप कराया जाता है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन के लिए, वीकर एरिया पे काम करने के लिए। साथ ही साथ आपको इस बैच में, अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके इस बैच को लेते हैं तो आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलता है। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एनालिसिस, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाता है। आप इस बैच में अगर मेरे बैच का मेरा कोड लगा के लगते हैं तो आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप, मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मेरी क्लास मिलेगी, मेरे साथ साथ जितने भी हमारे टॉप फैकल्टीज हैं उन सबकी क्लासेज, अमित सलानी सर, अमित श्री सर, वेद सर, आपको अंकिता मैम, सबकी क्लासेस मिलेंगी और मेरी तो मिलेंगे ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। आप मेरा कोड लगा करके, ये नंबर है 8789847319, आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। मेरे द्वारा आपको 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हैंड रिटेन नोट्स, ना सिर्फ बिहार स्पेशल, सारे सब्जेक्टों का अपडेट करते, क्योंकि मेरा जो लिखा हुआ नोट्स है उसको मैं क्या कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं 72वीं के लिए, और उसको अपडेट करते करते उसका जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रदान कर दूंगा, ताकि इससे क्या होगा कि आपको एक रिवीजन में काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो जल्द से जल्द जाकर के आप इस बैच में इनरोल कीजिए और इस नंबर पर हमको एक व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी आपको बताते चले, आप इस बैच में अगर इनरोल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आप सारथी लिखेंगे, सारथी एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच जाएंगे, इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप लिखेंगे आदि लाइव। देखिए आदि लाइव कोड रखेंगे तो प्राइस आपका क्या हो गया, 2000। याद रखिएगा, कोड आप आदि लाइव ही लगाइएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, जिसमें हम आपको हैंड रिटेन नोट जो है हर सब्जेक्ट का प्रदान करेंगे अपनी तरफ से। बाकी आपको बताते चले, ये मेरा नंबर है 8789847319, 8789847319। आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आदि लाइव कोड ही लगाइएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप जो है ये मिल जाएगा। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।